संजय दत्त की जिंदगी किसी भी बॉलीवुड एक्टर से बेहद अलग रही। कभी उनको एज अ ड्रग एडिक्ट देखा गया तो कभी उन पर गद्दार होने के इल्जाम लगे। इस वीडियो में मैं आपको संजय दत्त की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नरगिस और सुनील जब पेरेंट्स बनने वाले थे तो उन्होंने मैगजीन में एक ऐड दिया, जहां ऐड देखने वालों को लड़का या लड़की के नाम बताने थे। कई नामों को देखने के बाद फिर नरगिस को संजय नाम बेहद पसंद आया और यहीं से सुनील और नरगिस ने सोच लिया कि अगर उनके घर लड़का पैदा हुआ तो वो उसका नाम संजय ही रखेंगे। संजय ने अपनी लाइफ की पहली सिगरेट 9 साल की उम्र में पी थी। वो अपने फादर और उनके दोस्तों के लाइफस्टाइल को देखकर ऐसा करने लग गए, क्योंकि जब घर में सुनील अपने दोस्तों के साथ बैठ जाते तो सभी सिगरेट पीते थे। फिर एक दिन संजू ने एस्टे में पड़ी आधी सिगरेट को जलाकर पीना शुरू कर दिया। ऐसे ही संजय ने कई बार सिगरेट ट्राई की। फिर जब सुनील को इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुए। संजय के बिगड़ते बिहेवियर को देखकर सुनील ने उनको बोर्डिंग स्कूल में डालने का सोच लिया। ये एडवाइस उनको इंदिरा गांधी ने भी दी थी, क्योंकि तब सुनील कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी थे। फिर सुनील ने संजू को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया और अगले 9 साल तक संजय वहीं रहे। स्कूल के बाद जब उनके कॉलेज ज्वाइन करने की बारी आई तो संजय का ग्रेजुएशन करने का जरा मूड नहीं था, लेकिन सुनील ने उन्हें कहा कि तुम जो मर्जी करो लेकिन तुम्हारा ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। उनका एडमिशन फिर कॉलेज में करवाया गया और संजू कॉलेज के पहले साल 1 या 2 बार कॉलेज गए और यही वो टाइम था जहां से संजू को ड्रग्स करने की आदत लग गई। संजय ने कॉलेज के दिनों से ही सोच लिया था कि वो एक्टर बनेंगे, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक इजी काम है। जब उन्होंने ये बात अपने फादर को बताई तो वो काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि एक्टर बनना इतना आसान काम होता तो हर दूसरा आदमी फिल्मों में एक्टर होता। अगर तुम्हें एक्टर बनना है तो अगले 2 साल तक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। संजू ने फौरन ही इस बात पर हाँ कर दी। मूवी रॉकी के दौरान भी संजय नशा करते थे। उनकी नशे की लत बेहद ज़्यादा थी, इतनी कि जब वो कश्मीर शूटिंग के लिए जा रहे थे तो फ्लाइट के दौरान उन्होंने ड्रग्स अपनी जुराबों में छुपा लिए थे। संजय ने अपने कई इंटरव्यूज़ में ये माना कि अपनी शुरू वाली मूवीज़ के दौरान वो शूट पर भी नशे में ही हुआ करते थे। संजय दत्त की पहली मूवी रॉकी की रिलीज़ के दौरान नरगिस का कैंसर एक सीरियस स्टेज पर था, लेकिन फिर भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो संजय को बिग स्क्रीन पर देखें। लेकिन 3 मई यानी कि रॉकी मूवी की रिलीज़ के 5 दिन पहले ही नरगिस ये दुनिया छोड़कर चली गई। फिर 8 मई को जब मूवी का प्रीमियर हुआ तो संजय दत्त ने वहां की एक सीट अपनी मां की याद में खाली रखी थी। टीना मुनीम और संजय दत्त रॉकी मूवी के सेट पर ही मिले थे और यहीं से दोनों का अफेयर स्टार्ट हो गया। ये अफेयर 2 साल तक चला था, लेकिन संजय दत्त के ड्रग्स के चलते टीना मुनीम ने संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया। टीना का कहना था कि संजय ने उनसे हमेशा अपनी ड्रग प्रॉब्लम छुपा कर रखी, जिसकी वजह से उनके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आने लग गईं। मूवी रॉकी की आउटडोर शूटिंग के दौरान एक आदमी टीना को छेड़ने लग गया और संजू ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया। संजय का कहना था कि वो उस टाइम टीना को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव थे और इसलिए जब ऐसा हुआ तो मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। टीना से ब्रेकअप के बाद संजू ने किमी कटकर को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों का ही अफेयर कुछ महीनों में ही ख़त्म हो गया और माना जाता है कि ये ब्रेकअप भी संजय की ड्रग्स एडिक्शन की वजह से ही हुआ था। संजय की नशे की प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और एक दिन तो वो जब सोकर उठे तो उनके नौकर उनकी ये हालत देखकर रोने ही लगे। संजय ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिन के बाद उठे हैं। तभी संजू को एहसास हुआ कि इस प्रॉब्लम का कोई हल निकालना ही होगा। फिर हिम्मत करके उन्होंने सुनील दत्त को कहा कि मैं ये लत छोड़ना चाहता हूँ। इसके बाद फिर संजू को यूएस के रीहैब में भेज दिया गया। वहाँ पर वो 1 साल तक रहे थे। संजय जब रीहैब से आए तो वो अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन से गुजारना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जिम करना भी शुरू कर दिया। संजय जब रीहैब में थे तो उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी इंडिया वापस नहीं आएंगे और वो यहीं रहकर बिजनेस करेंगे, क्योंकि रीहैब के दौरान उनकी दोस्ती एक बिजनेसमैन से हो गई थी और उसने संजू को बिजनेस की भी ऑफ़र की थी। लेकिन सुनील दत्त ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्हें एक बार और मूवीज़ में ट्राई करना चाहिए। वो अपने फादर की बात मानकर दोबारा इंडिया आके फिल्मों में काम करने लग गए। वापस आने के बाद उनकी 2 मूवीज़ रिलीज़ हो चुकी थीं, लेकिन दोनों मूवीज़ ही फ्लॉप साबित हुईं। उन्हें एक हिट मूवी की ज़रूरत थी और वो मूवी मिली उन्हें एक नए डायरेक्टर के साथ, जिन्हें अब दुनिया महेश भट्ट के नाम से जानती है।
उन्होंने संजू को नाम मूवी में कास्ट किया। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और सभी संजय की तारीफ करते नजर आए। संजू का कहना था कि महेश भट्ट ने ही उन्हें रीलॉन्च किया है और इसके लिए वो उनके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। साल 1986 में संजय की मुलाकात एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से हुई। संजय उन्हें बेहद पसंद करने लग गए और फिर 1987 में संजय ने ऋचा से शादी कर ली। 1988 में संजय की बेटी त्रिशला पैदा हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद ही पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है और फिर संजय ने उनको न्यूयॉर्क के उसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया जिसमें उनकी मां नरगिस का इलाज हुआ था। संजय का माधुरी के साथ भी अफेयर रहा है और ये तब हुआ जब उनकी वाइफ ऋचा न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल में थी। ऋचा ने कई इंटरव्यूज में कहा कि माधुरी की वजह से ही उनके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। संजय जब जेल गए तो माधुरी ने उनसे ब्रेकअप कर दिया था और इसीलिए संजय ने दोबारा कभी उनके साथ कोई मूवी नहीं की। मूवी साजन के लिए पहले आमिर खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन आमिर किसी नए डायरेक्टर के साथ काम करना नहीं चाहते थे। फिर संजय को इस मूवी में लिया गया और यही वो पहली मूवी बनी जिसमें संजय को फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया। संजय ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। मूवी वास्तव के लिए संजय ने अपनी लाइफ का पहला एज अ बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड जीता और फिर मुन्ना भाई MBBS के लिए उनको बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मूवी जलगार वैसे तो फ्लॉप थी, लेकिन संजय को ये मूवी हमेशा याद रहेगी क्योंकि इसी मूवी की शूटिंग के दौरान फिरोज खान ने संजय को पहली बार दुबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से मिलवाया था और यहीं से अंडरवर्ल्ड से उनका कनेक्शन शुरू हुआ। मूवी सनम के प्रोड्यूसर समीर हिंगोरा और हानिस कटवाला ये वो लोग थे जिन्होंने संजय के कहने पर उनको गन्स ला कर दी। संजय को 3 गन्स और कुछ ग्रेनेड्स दिए गए, लेकिन संजय ने 1 गन रखी और बाकी वापस कर दी। संजय ने कहा था कि ये गन उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए थी। इसके बाद बॉम्बे में ब्लास्ट हुए और समीर और हानिस को अरेस्ट किया गया और पता चला कि दोनों अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम के लिए काम कर रहे थे और ब्लास्ट में जो हथियार इस्तेमाल हुए वो इन्होंने ही सप्लाई किए थे। इसी कनेक्शन में संजय को भी अरेस्ट किया गया। संजय को जब अदालत में बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ये गन अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए उन्होंने ली थी क्योंकि बाबरी मस्जिद की लड़ाइयों के दौरान सुनील दत्त को धमकियां आने लग गई थीं। लेकिन जज ने संजय की बात पर यकीन ना किया क्योंकि संजय के पास पहले ही 3 लाइसेंस्ड गन्स मौजूद थीं। फिर उन पर केस चला और 1993 में उन्हें जेल की सजा हुई। माधुरी के बाद संजय की लाइफ में रिया पिल्लई आई। तब रिया एक एडवर्टाइजमेंट मॉडल थी और वो संजय को जेल में मिलने आया करते थे। वहीं से दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए और 1998 में संजय ने रिया से शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के अफेयर्स की खबरें आने लगीं और इस वजह से संजय ने गिव अप कर दिया और फिर 2005 में दोनों का डिवोर्स हो गया। जब रिया के साथ संजय का रिलेशनशिप ठीक नहीं था तो तब संजय की लाइफ में मान्यता की एंट्री हुई। संजय और मान्यता कुछ सालों तक साथ रहे और 2008 में दोनों ने शादी कर ली। साल 2001 में वो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई जहां संजय अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से बात कर रहे थे। एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी माँ की मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है आप सोचिए भाई, ज्यादा दिन नहीं है जी। और मैं अगर जी बस ये दुआ करूँ लगे मैं जी, ज्यादा दिन नहीं है। अभी अगर ये आ जाता ना जी तो मैं समझता हूँ तुम लोगों के लिए खुशखबरी थी वो। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? जी। इससे साफ पता चल गया कि जेल से आने के बाद भी संजय के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे। उन्होंने इस बारे में इंटरव्यूज में कहा कि तब बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत थे, तो इस डर से सभी प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड रहते थे। 2009 में संजय ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली और उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया क्योंकि उनका कोर्ट केस अभी भी चल रहा था। फिर 2013 में वो टाइम आया जब कोर्ट ने संजय के केस में फैसला सुनाया और उन्हें 5 साल की सज़ा हुई, लेकिन संजय कुछ साल की सज़ा पहले काट चुके थे, इसलिए उनको सिर्फ 3.5 साल की सज़ा काटनी पड़ी। फिर जब उन्होंने सरेंडर किया तो उन्हें भी हर कैदी की तरह जेल में काम करने को दिया गया था। संजय का काम पेपर बैग्स बनाने का था और इसके लिए उनको दिन के 50 रुपये मिला करते थे।
जेल में संजय पेपर बैग्स के अलावा रेडियो पर बात भी किया करते थे और उसमें कैदियों को अपनी लाइफ स्टोरी बताते थे कि कैसे ड्रग्स और क्राइम्स की वजह से उन्हें इतनी मुश्किलात झेलनी पड़ी। 26 फरवरी 2016 ही वो दिन था जब संजय को जेल से आज़ाद किया गया। अच्छे बिहेवियर की वजह से उन्हें 60 दिन पहले ही छोड़ दिया गया। जेल से निकलते वक्त उन्होंने जेल के झंडे को सल्यूट किया और इंटरव्यू में कहा कि जेल ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। मैं अब अच्छे से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आज़ाद ज़िंदगी की कीमत का पता चल गया है। 2016 में जब संजय को जेल से छोड़ा गया तब तक उनकी टोटल कमाई 30,000 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी थी और वो ये सारी इनकम जेल की कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से निकलने वाले दिन उनका बैलेंस 450 रुपये था और ये पैसे उन्होंने अपनी बीवी मान्यता को दे दिए। दोस्तों, आपको संजय दत्त कैसे इंसान लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।